हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मेरे 4-5 वीडियोस डल चुके हैं पशुधन सहायक भर्ती के लिए, और पिछले 4-5 दिनों में जो एग्ज़ाम्स हुई हैं, पहली पटवारी की एग्ज़ाम हुई है, उसमें हमारा एक वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है वो वाला क्वेश्चन आया। जैसे वीडियो डली उसके दूसरे दिन, और कल आरएएस का पेपर हुआ था, उसमें कल मैंने विटामिन का वीडियो डाला था, उसमें से फैट सोल्यूबल विटामिन के एग्ज़ाम पूछे गए थे। हालांकि वैसे क्वेश्चंस मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आ, ये संयोग है या फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर फोकस करना है। तो आज हम इसी क्रम में नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज वेटनरी मेडिसिन का वायरल डिजीज वाला सेक्शन लेंगे। वेटनरी मेडिसिन में विषाणु विषाणु जनित रोग, एनिमल्स की, पशुओं की वायरल डिजीज पढ़ेंगे। वायरल डिजीज पढ़ने से पहले हम विषाणु का सामान्य परिचय देख लेते हैं। विषाणु या वायरस क्या है? विषाणु में विष शब्द छुपा हुआ है। विष का अणु विषाणु, विष यानी जहर यानी वीनम। विषाणु अकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? अकोशिकीय, एसेल्यूलर, अकोशिकीय, यानी ना तो जीवित होते हैं ना मृत होते हैं, और इनकी संरचना कैसी होती है? अकोशिकीय, सेल्यूलर नहीं होते, एसेल्यूलर होते हैं, क्योंकि इनमें एक कैप्सिड होता है। जो बाह्य आवरण होता है विषाणु का, वो कैप्सिड होता है जो प्रोटीन का बना हुआ होता है, और इस कैप्सिड में इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, अर्थात किसी कोशिका की संरचना के रूप में नहीं होता, इसलिए इनको अकोशिकीय कहते हैं। बाह्य जो आवरण है ये क्या कहलाता है? कैप्सिड। और कैप्सिड या खोल के अंदर इनका आनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल रहता है। या तो होता है आरएनए और या होता है डीएनए। यदि आरएनए होता है तो ये आरएनए या तो हो सकता है सिंगल स्ट्रैंड, और या हो सकता है डबल स्ट्रैंड। अधिकांश विषाणुओं में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है। डीएनए होता है यदि, तो चूंकि डीएनए मुख्यतया डबल स्ट्रैंड होता है, लेकिन कभी कभी सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंड डीएनए भी हो सकता है। ज्यादा मात्रा में ये डीएनए होगा, और आरएनए में देखें तो ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा। तो ये जेनेटिक मटेरियल की बात कर ली हमने। चारों तरफ का जो विषाणु का आवरण होता है वो कैप्सिड कहलाता है। कैप्सिड की इकाई कैप्सोमियर कहलाती है। कैप्सोमियर, कैप्सोमियर। विषाणु को सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी, के बीच की योजक कड़ी, यानी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी का मतलब हो गया, ना तो ये विषाणु सजीव है और ना ही विषाणु निर्जीव है। विषाणु किसी जीवित कोशिका पर अटैक करता है। जीवित कोशिका के सारे एंजाइम सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेता है। जीवित कोशिका से अपने योग्य प्रोटीन का संश्लेषण करवाता है। प्रोटीन संश्लेषण को ये अपने नियंत्रण में ले लेता है, कैप्चर कर लेता है, क्योंकि विषाणु में खुद का एंजाइम तंत्र नहीं पाया जाता। तो जीवित कोशिका को क्या करता है? संक्रमण करता है। जीवित कोशिका को संक्रमित करता है, संक्रमित करता है।
विषाणु में खुद का एंजाइम सिस्टम या प्रोटीन संश्लेषण करने की क्षमता नहीं पाई जाती, यानी विषाणु में एंजाइम तंत्र नहीं पाया जाता। विषाणु में क्या नहीं पाया जाता? एंजाइम तंत्र नहीं पाया जाता। विषाणु या वायरस किसी जीवित कोशिका के ऊपर वृद्धि कर अपनी संख्या में बढ़ोतरी करता है और फिर अन्य कोशिकाओं में फैलता है। चूंकि विषाणु बहुत ही छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, विषाणु को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। विषाणु या वायरस की ये हमने क्वालिटीज, ये प्रॉपर्टीज पढ़ी। स्टैनले नाम के वैज्ञानिक ने इसका क्रिस्टलीकरण भी किया था। और क्रिस्टलीकरण चूंकि निर्जीव चीजों का ही होता है, जैसे चीनी का क्रिस्टल या नमक का क्रिस्टल होता है, वैसे विषाणु का क्रिस्टलीकरण भी संभव है। क्रिस्टल भी बना सकते हैं। जो इसके निर्जीवपन का गुण है, सजीवपन का गुण है, इसमें जनन होता है। ये रिप्रोडक्शन के द्वारा एक से कई विषाणु तैयार कर सकता है। बहुत सारे विषाणु जो सजीव कोशिकाओं में संक्रमित करते हैं। और दूसरी बात कि ये अविकल्पी होता है, इसको सिर्फ जीवित कोशिका में ही अपनी वृद्धि कर सकता है। बाहर खुद का अस्तित्व, वातावरण के अंदर खुद का अस्तित्व संभव नहीं है। ये इसको जीवित कोशिका आवश्यक होती है। अगर वृद्धि और प्रजनन करना है तो इसको जीवित कोशिका आवश्यकता होती है। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होगी। अकोशिकीय हो गया, जीवित कोशिका को संक्रमित करता है। और विषाणु में एंजाइम तंत्र नहीं पाया जाता। विषाणु के चारों तरफ का जो आवरण है वो कैप्सिड कहलाता है। और अंदर इसमें जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ होता है। या तो ये डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। डीएनए और आरएनए एक साथ कभी नहीं होंगे। यदि आरएनए होगा तो मोस्ट प्रोबेबली सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा, जो हम हर जो वायरल डिजीज पढ़ेंगे उसमें एक एक में देखेंगे। सामान्य परिचय विषाणु का चल रहा है। विषाणु की खोज किसने की थी? इवेनोवस्की ने। इवेनोवस्की ने वायरस की खोज इवेनोवस्की नामक वैज्ञानिक ने की थी। और पहला जो खोजा गया वायरस था वो प्लांट वायरस था। उसका नाम है टीएमवी। टीएमवी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस सबसे पहला खोजा गया जो विषाणु है वो टीएमवी वायरस है। ये एक प्लांट वायरस या पादप विषाणु है। जंतु विषाणु जो सबसे पहले खोजा गया, एनिमल वायरस कौन सा है? सबसे पहले खोजा गया एनिमल वायरस या जंतु विषाणु या फर्स्ट जो एनिमल वायरस है वो एफएमडी है। एफएमडी का विषाणु यानी एफएमडी यानी खुरपका मुंहपका का विषाणु, जो कि जंतु जगत का प्रथम खोजा गया विषाणु है। यानी प्रथम जंतु विषाणु या जंतु जगत का प्रथम खोजा गया विषाणु है। जिसकी खोज किसने की थी? इस वायरस की खोज किसकी? एफएमडी वायरस की खोज लोएफ्लर और फ्रास ने की थी। लोएफ्लर व फ्रास ने। और कब की थी? इसकी खोज 1898 में की थी। तो प्रथम पादप जगत का वायरस हो गया टीएमवी वायरस, या फिर हम कह सकते हैं प्रथम वायरस, इस दुनिया में पहला वायरस खोजा गया टीएमवी वायरस। जो जंतु जगत का प्रथम वायरस खोजा गया उसका नाम है एफएमडी वायरस या खुरपका मुंहपका का वायरस, और जिसकी खोज लोएफ्लर और फ्रास ने की थी। यह वायरस एफएमडी वायरस जंतु जगत का सबसे छोटा विषाणु है। जंतु जगत का सबसे छोटा विषाणु है। छोटा विषाणु। जंतु जगत का सबसे छोटा विषाणु कौन सा है? एफएमडी वायरस, जिसका नाम है पिकोरना वायरस, जो हम अभी
डिटेल में पढ़ेंगे। तो विषाणु संबंधी कुछ जानकारियां थी। प्रथम विषाणु कौन सा, जंतुओं के अंदर बात करें तो एफएमडी वायरस, और विषाणु की बात करें जो पादप जगत का है टीएमवी वायरस। अब हम विषाणु जनित रोग पढ़ेंगे। तो विषाणु ना तो सजीव है ना निर्जीव है, जीवित कोशिकाओं को संक्रमित करता है, एंजाइम तंत्र को कंट्रोल में कर लेता है, खुद का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। विषाणु को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। विषाणु की खोज इवेनोवस्की ने की थी। प्रथम वायरस जो है, फर्स्ट वायरस जंतु जगत का, वो एफएमडी वायरस या पिकोरना वायरस है। उसी के बारे में आज हम अध्ययन कर लेते हैं। तो जंतुओं का जो विषाणु जनित रोग है, पहला जो है एफएमडी, एफएमडी या जिसको बोलते हैं फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज, खुर पका मुंह पका, खुर पका मुंह पका रोग। ये बीमारी हम आज पढ़ने जा रहे हैं। एफएमडी या खुरपका मुंहपका रोग जंतुओं का विषाणु जनित रोग है। एफएमडी या खुरपका मुंहपका, इस रोग से भारत देश में सर्वाधिक नुकसान होता है। भारत देश में प्रति वर्ष कितने पैसे का नुकसान होता है? लगभग 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान होता है, का आर्थिक नुकसान होता है। सर्वाधिक जो नुकसान करने वाली बीमारी है, एनिमल डिजीज है, जानवरों की बीमारी है, वो है एफएमडी। पहले एक रोग चलता था वायरल डिजीज, रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट से भी काफी मृत्यु दर, उसमें भी काफी मृत्यु दर होती थी, लेकिन उसमें मृत्यु दर अधिक होने के बावजूद वो इतना नुकसान नहीं कर पाता था। हालांकि रिंडरपेस्ट जुलाई 2004 को भारत से चला गया, या भारत से उसका उन्मूलन हो गया है। इस बीमारी एफएमडी या खुरपका मुंहपका के कंट्रोल के लिए भारत में जो अभी जो प्रोग्राम चल रहा है वो एफएमडी सीपी, खुरपका मुंहपका प्रोग्राम चल रहा है, कंट्रोल प्रोग्राम, फुट एंड माउथ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिसकी शुरुआत जो 2014-15 में हुई। तब से इसके लगातार चरण चल रहे हैं। इस एफएमडी बीमारी या खुरपका मुंहपका बीमारी में होता क्या है, हम आगे जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर्वाधिक नुकसान देने वाली बीमारी कौन सी है? एफएमडी। और भारत में एफएमडी के बाद मैस्टाइटिस एक ऐसा रोग है जिसमें सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान होता है किसानों को, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कृषि में पशुपालन का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि भारत जो है विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम है। दुग्ध उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है। तो दुग्ध उत्पादन किससे होता है? मवेशियों से होता है, मेनली केटल और बफेलो, गाय और भैंस से दूध होता है। और गाय भैंसों को ये रोग कितना नुकसान करता है, एक बार ये बीमारी अगर आ गई पशुओं में तो उस पशु का प्रोडक्शन घट जाता है, दूध का प्रोडक्शन घट जाता है। तो बात करते हैं एफएमडी रोग की। तो इसकी इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी यानी इस बीमारी की जड़ या बीमारी का रोग कारक या इटियोलॉजी क्या है? तो इस बीमारी की इटियोलॉजी है पिकोरना वायरस। पिकोरना वायरस। अरे इस पिकोरना वायरस को एप्थस वायरस भी कहते हैं। एप्थस वायरस, इस पिकोरना वायरस का नाम है एप्थस वायरस। एप्था शब्द इस एफएमडी के लिए किया जाता है क्योंकि प्राचीन काल में वैक्सीनेशन का एक तरीका चलता था जिसे बोलते हैं एप्थाइजेशन। एप्थाइजेशन क्या होता था? एप्थाइजेशन बीमारी से ग्रसित पशुओं की लार को अन्य पशुओं के मुंह पर लगा दिया जाता था, जिससे अन्य पशुओं में कुछ मात्रा में वायरस
प्रवेश कराने से उनमें उस बीमारी के प्रति रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती थी, क्योंकि उनके शरीर में उसके प्रति एंटीबॉडी बन जाती थी। तो इसी को एप्थाइजेशन कहते हैं। एप्थाइजेशन वैक्सीनेशन या टीकाकरण की प्राचीन विधि है, जिसमें बीमार पशु या संक्रमित पशु की लार को झुंड के या समूह के अन्य पशुओं के मुंह पर लगा दिया जाता है या उनके शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। क्योंकि प्राचीन काल में ये वैक्सीन इंजेक्शन वाली वैक्सीन नहीं चलती थी, अतः इस लार को लगा करके वैक्सीनेशन किया जाता था, जिसे एप्थाइजेशन कहते हैं। तो एप्था शब्द किसके लिए आता है? इसी बीमारी के लिए आता है एप्था शब्द। पिकोरना वायरस, ये पिकोरना वायरस किस प्रकृति का होता है? पहली बात तो मैंने बताई कि जंतु जगत का सबसे छोटा वायरस है, सबसे छोटा वायरस है, और यह एक आरएनए वायरस है। और आरएनए में भी कौन सा? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। सबसे छोटा और हल्का है, इसलिए ये बीमारी जब फैलती है, इस बीमारी का एक उपनाम है, अभी हम डिस्कस करेंगे, एपिजूटिक एप्था। एपिजूटिक एप्था। एपिजूटिक शब्द का मतलब बड़े क्षेत्र में फैलने वाली बीमारी एपिजूटिक कहलाती है। एंजूटिक छोटे क्षेत्र में, एपिजूटिक बड़े क्षेत्र में फैलने वाली पशुओं की बीमारी। पेंजूटिक का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड वाइड या फिर महाद्वीपों से, कंटिनेंट से, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में फैलने वाली बीमारी क्या कहलाती है? पेंजूटिक। वर्तमान में जो बीमारी कोरोना है वो एक पेंजूटिक डिजीज है, जैसे बर्ड फ्लू है वो एक पेंजूटिक डिजीज है। विश्व को प्रभावित करने वाली या कई देशों को प्रभावित करने वाली जो बीमारी होती है वो पेंजूटिक कहलाती है। यहाँ हम इसको एपिजूटिक क्यों करें? क्योंकि एफएमडीबी काफी एरिया को कवर कर लेती है। क्यों कवर कर लेती है, क्या कारण है? सबसे छोटा वायरस होने के कारण। वायरस की साइज बहुत छोटी है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है और हवा के द्वारा ठंडी और नम रातों में कई किलोमीटर तक ये वायरस स्प्रेड होता है। यानी जैसे इस गांव में अगर किसी जानवर के एफएमडी बीमारी हो रही है तो जरूरी नहीं है कि यहाँ का वायरस किसी के द्वारा वहाँ ले जाया जाए, हवा के द्वारा भी इसका वायरस ट्रेवल होकर काफ़ी किलोमीटर्स, कई किलोमीटर्स तक चला जाता है। इसीलिए ये बीमारी क्या है? एपिजूटिक है, काफ़ी लंबे क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। आगे हम इसमें बात करते हैं, इसमें इस बीमारी के जो इटियोलॉजी चल रही है, इटियोलॉजी मैंने बताई आपको कौन सी वायरस? पिकोरना, पिकोरना वायरस। पिकोरना वायरस, ये वायरस, इस वायरस की कई स्ट्रेन है, और कई स्ट्रेन कितनी है? 7 स्ट्रेन है। इस बीमारी की 7 स्ट्रेन है, 7 स्ट्रेन। विश्व में इस बीमारी की कितनी स्ट्रेन है? 7 बीमारी, 7 स्ट्रेन है। कौन कौन सी है? ओ, ए, सी, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 3 और एशिया फर्स्ट, एशिया फर्स्ट। 7 स्ट्रेन कौन कौन सी हो गई? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7वीं। पिकोरना वायरस की 7 स्ट्रेन पाई जाती है। वायरस क्या बनाता है? अपनी स्ट्रेन्स बना लेता है, अपने में कुछ चेंजेस कर लेता है। जैसे अभी कोरोना में कई स्ट्रेन्स आ रही हैं, कई तरह की स्ट्रेन्स, नई नई डेल्टा जैसे वायरस है। डेल्टा क्या है? इसकी एक स्ट्रेन है। उसी तरह से विषाणु अपने आप में कुछ चेंज कर लेते हैं, कुछ परिवर्तन कर लेते हैं, जिससे बोला जाता है उसकी नई स्ट्रेन। तो इस बीमारी के भारत से नहीं खत्म होने का कारण ये भी है कि इसकी कई स्ट्रेन पाई जाती है। अब भारत से क्यों नहीं खत्म हो रही, अन्य देशों में क्यों है ये क्यों खत्म हो गई बीमारी, उन्मूलन हो गया कई देशों में? कारण क्या है? भारत में पहली बात तो क्या है, ये बीमारी कैटल में ज्यादा होती है, यानी गाय में। और गाय को हमारे देश में माता माना जाता है, पूजा जाता है। गाय का वध नहीं किया जा सकता। यानी 2 स्टेट को छोड़कर अधिकांश जो स्टेट है उनमें काउ स्लॉटर बैन है। गाय में ये बीमारी फैलती है, गाय इसका वाहक होता है, और वायरस इसके अंदर कई स्ट्रेन के रूप में पाए जाते हैं। अब कैटल को स्लॉटर नहीं किया जा सकता। अन्य देशों में क्या किया जाता है? जैसे किसी पशु में एफएमडी बीमारी मिली और उस झुंड के सभी पशुओं को, या फिर लगता है कि इस पशु में ये बीमारी हो सकती है, कुछ लक्षण दिखने पर उन सब जानवरों को क्या कर दिया जाता है? स्टैंपिंग आउट पॉलिसी, स्टैंपिंग आउट पॉलिसी।
स्टाम्पिंग आउट पॉलिसी के तहत उनका क्या कर दिया जाता है, वध या उन्हें नष्ट कर दिया जाता है, उन्हें दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है या फिर उन्हें स्लॉटर कर दिया जाता है, स्लॉटर कर दिया जाता है। इसलिए अन्य देशों में ये बीमारियां नहीं मिलती। इस प्रकार की बीमारियों में जानवर को मूलतः पूर्णतया नष्ट कर दिया जाता है ताकि वो वायरस अन्य जगह स्प्रेड नहीं हो। क्योंकि विकसित देश हैं, विकसित देशों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश में इतनी क्षमता नहीं है कि किसी जानवर का आर्थिक नुकसान पशुपालक उठा सके। एक जानवर की काफ़ी अहमियत है अन्य देशों की तुलना में। इसलिए स्टाम्पिंग आउट पॉलिसी नहीं अपना करके हमारे देश में इस बीमारी को नियंत्रण के लिए टीकाकरण प्रोग्राम चल रहा है। वर्तमान में कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है। कुछ ही दिनों में जो है जैसे इस बीमारी पर नियंत्रण हुआ उसके बाद इसका उन्मूलन कार्यक्रम चलेगा, इरेडिकेशन प्रोग्राम या ईपी चलेगा। तो ये कई सारे स्ट्रेन होने के कारण ये बीमारी भारत से नहीं जा पाई है या हमारे देश से नहीं जा पाई है। बात करें हम कौन कौन सी स्ट्रेन सबसे ज्यादा है भारत में, तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो है मोस्ट कॉमन पाई जाती है वो है ओ स्ट्रेन। कौन सी स्ट्रेन, ओ स्ट्रेन। भारत में सर्वाधिक बीमारी पैदा करने वाली स्ट्रेन कौन सी हो गई, ओ स्ट्रेन। भारत में सबसे कम बीमारी पैदा करने वाली स्ट्रेन कौन सी हो गई, सबसे कम बीमारी पैदा करने वाली स्ट्रेन हो गई सी स्ट्रेन। सी स्ट्रेन जो है भारत में सबसे कम बीमारी पैदा करती है। तो ओ सबसे ज्यादा, ओ फर्स्ट नंबर पे, सी सबसे कम, और बाकी जो बच गई सेट का मतलब होता है साउथ अफ्रीकन टेरिटरी यानी दक्षिणी एशियाई क्षेत्र। सेट 1, सेट 2, सेट 3 और एशिया फर्स्ट। तो हमको दो स्ट्रेन का ध्यान रखना है कि भारत में सबसे ज्यादा ओ स्ट्रेन बीमारी पैदा करती है, सबसे कम सी स्ट्रेन बीमारी पैदा करती है। तो ये इस बीमारी की इटियोलॉजी हो गई। एफएमडी पिकोरना वायरस से होती है। पिकोरना वायरस जंतु जगत का सबसे छोटा वायरस है। इस वायरस की 7 स्ट्रेन पाई जाती है। सबसे ज्यादा बीमारी पैदा करने वाली स्ट्रेन ओ स्ट्रेन है, सबसे कम बीमारी पैदा करने वाली सी है, ओ ए सी। सेट फर्स्ट, सेट 2, सेट 3 और लास्ट है एशिया फर्स्ट। तो ये इस तरह की 7 स्ट्रेन है। आगे हम बात करते हैं इस बीमारी के उपनाम क्या क्या है। तो उपनाम या अन्य नाम, उपनाम, इस बीमारी के उपनाम है। सबसे पहले इस बीमारी को कहते हैं फास्ट मूविंग डिजीज। फास्ट मूविंग डिजीज। ये बीमारी बहुत ही तीव्रता से फैलती है, बहुत ही शीघ्रता से फैलती है, इसलिए इसे फास्ट मूविंग डिजीज कहते हैं। क्योंकि एक एपिजूटिक नेचर की है, वायरस छोटा है, फटाफट हवा में फैल जाता है। दूसरा खुरकट, खुरारा, खुरारा। एपिजूटिक एफ्था। कॉन्टाजियस एफ्था। वेसिकुलर, वेसिकल्स बनती है, वेसिकुलर एफ्था। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी, एक एग्जाम हुई थी कुछ दिन पहले इसकी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, उसमें कॉन्टाजियस एफ्था। अपनी बुक में, अपने नोट्स में पहले से ये अवेलेबल है। कौन सी बीमारी निम्न में से कॉन्टाजियस है। कॉन्टाजियस का मतलब कॉन्टैक्ट से फैलने वाली बीमारी, कॉन्टैक्ट से एफएमडी फैलती है। एपिजूटिक एफ्था, कॉन्टाजियस एफ्था, वेसिकुलर एफ्था। इसके अलावा इसे देसी क्षेत्र में अपने सूगलिया कहते हैं, सूगलिया। क्योंकि मुंह में से लगातार लार निकलती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, खुरों में छाले हो जाते हैं, तो पशु गंदा लगता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सूगलिया भी कहते हैं। इस बीमारी को मुरेन रोग भी कहते हैं, मुरेन रोग भी कहते हैं। खुरकट, खुरारा, एपिजूटिक एफ्था, कॉन्टाजियस एफ्था, वेसिकुलर एफ्था, फास्ट मूविंग डिजीज। और ये जो बीमारी है एफएमडी किन पशुओं को प्रभावित करती है, ये बीमारी प्रभावित करती है क्लोवन फुटेड एनिमल्स को।
क्लोवन फुटेड एनिमल्स, यानी जिनका विभाजित खुर होता है। इस तरह से खुर दो भागों में इस तरह से विभक्त होता है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर। सुअर इस वायरस का संचित पोषी जंतु है। सुअर एफएमडी बीमारी के वायरस का संचित पोषी जंतु है। संचित पोषी कौन है? सुअर, यानी रिजर्वायर है सुअर। क्योंकि जिस बाड़े में सबसे पहले सुअर का प्रवेश या सबसे ज्यादा सुअर होगा, उसमें सबसे पहले एफएमडी रोग आता है। सुअर के शरीर में ये वायरस संचित रूप में रहता है, यानी रिजर्वायर होस्ट है ये इसका। और ये क्लोवन फुटेड एनिमल्स में होती है, यानी जिनका विभाजित खुर यानी ऑर्टियोडेक्टाइला जो समूह है उसके जो पशु होते हैं उनमें ये बीमारी होती है। यानी किस किस में नहीं होती? ये अविभाजित खुर यानी सोलिपेड जो जानवर होते हैं, जैसे घोड़ा है, गधा है, इस तरह के जो जानवर हैं जिनमें एक खुर होता है, उनमें ये बीमारी नहीं होती। तो इस बीमारी के ये क्या हो गए अन्य नाम? अन्य नाम में देख लेते हैं पहले। फास्ट मूविंग डिजीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वायरस बहुत ही छोटा है, बहुत ही फास्ट फैलती है बीमारी, इसलिए इसे फास्ट मूविंग डिजीज कहते हैं। खुरकट यानी खुर में समस्या आ जाती है, इसलिए इसको कहते हैं खुरकट। खुरारा कहते हैं इसको। एपिजूटिक, ये काफी बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती है, इसलिए इसको एपिजूटिक कहते हैं। कॉन्टाजियस जो इसलिए बोलते हैं कॉन्टाजियस इसे, क्योंकि ये किससे फैलती है? कॉन्टैक्ट से या संपर्क से। वेसिकुलर यानी वेसिकल्स बन जाती है इसमें, छाले बन जाते हैं, इसीलिए इसको वेसिकुलर एप्टा कहते हैं। सूगलिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक तरह से पशु बीमार और गंदा सा लगता है, इसलिए सूगलिया कहते हैं। और मुरेन रोग कहते हैं इसको। ये हो गई एफएमडी बीमारी के उपनाम। क्या क्या उपनाम हुए इसके, वो आपके सामने है। अब आगे हम बात करते हैं इस बीमारी में क्या क्या होता है, यानी बीमारी के क्या हो गए लक्षण। तो ये वायरस क्या करता है? ये वायरस शरीर में एंटर करने के बाद, और एंटर कहां कहां से कर सकता है? तो एंटर कर सकता है ये मलमूत्र, सांस, चारा, पानी, संपर्क यानी कांटेक्ट, और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट्स, वायु के अंदर जो ड्रॉपलेट्स होती हैं इनके द्वारा। तो इस प्रकार से पशु के संपर्क में, या पशु से कोई फोमाइट्स हैं, जैसे कोई पशु से संपर्क की चीजें हैं, वो एक पशु से दूसरे पशु में पहुंचने या किसी भी प्रकार के संपर्क से ये वायरस हवा के द्वारा या वायु के द्वारा भी फैलता है, हवा द्वारा। तो ये क्या हो गया? ये संक्रमण का तरीका। तो इस बीमारी में क्या क्या लक्षण आते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले बात आती है, पशु के मुंह से लार निकलती है, अधिक मात्रा में लार निकलती है। और वो लार कैसी होती है? चाशनी जैसी। चाशनी जैसी, चाशनी जैसी लार होती है, यानी कि इस तरह से लंबी उसमें टपकती है, एक लाइन सी बनाती है और फिर टपकती है, चाशनी जैसी लार बनती है, यानी रोपी सैलाइवा, इसको बोलते हैं रोपी सैलाइवा। पशु के खुरों में समस्या आने से, यानी पहले खुरों और मुंह में क्या बनते हैं? फफोले बनते हैं। फफोले यानी वेसिकल। और ये वेसिकल फट जाते हैं। फटने के कारण ये क्या बना देते हैं? छाले। इस तरह की पहले जो है वेसिकल बनेगी। इस वेसिकल में फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड किसी भी वजह से बाहर निकल जाता है, यानी ये वेसिकल फट जाएगी। वेसिकल फटने के बाद क्या बनेगा? ये छाला बन जाएगा। तो ये है वेसिकल और ये है छाला या इरोजन। छाला, छाला जिसको बोलते हैं, यहां से ये वाला एरिया गायब हो जाता है, तो जो म्यूकस हट जाती है इसको बोलते हैं छाला। तो ये कहां कहां होते हैं? खुर, दोनों खुरों के बीच में इस तरह से, यहां पर, और मुंह में। मुंह में कहां कहां? मुंह में जीभ पर, तालुओं पर,
और पशु के अडर में भी ये हो जाते हैं, यानी जो थन होते हैं या स्तन ग्रंथियां होती हैं वहां भी ये इस तरह की वेसाइकल बनती है, फिर बाद में फूट जाती है। तो ये प्रारंभिक लक्षण है। बाद में धीरे धीरे जो, क्योंकि वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज का कोई उपचार नहीं होता, वायरल डिजीज की वैक्सीन लगाई जाती है, इसकी एफएमडी की उपचार या ट्रीटमेंट में जो ये छाले हुए हैं, इस छालों में द्वितीयक जीवाणु संक्रमण को रोकने के लिए इनमें क्या लगाया जाता है, इनमें या तो एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक्स का उपयोग सिर्फ इसलिए किया जाता है इन घावों में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो और घावों के अंदर मवाद नहीं पड़े। इसमें आगे हम बात करते हैं क्या क्या लक्षण आते हैं इस रोग में। इस रोग में छाले हो गए, मुंह से लगातार लार गिरना, इसके बाद पशु को चबाने में समस्या आती है। चबाने में समस्या क्योंकि मुंह के अंदर बन गए छाले। अब पशु चारा जब चरता है, जो कठोर चारा होता है जैसे कुट्टी है या तूड़ी चरता है, तो मुंह में अंदर से छालों में जो लगती है तीव्र रूप से दर्द होता है, जिससे पशु में एक हैबिट आ जाती है कि वो धीरे धीरे केयरफुल च्यूइंग करता है, यानी ध्यान पूर्वक चबाता है। तो एक लक्षण हो गया केयरफुल च्यूइंग, यानी ध्यान पूर्वक चबाना, ध्यान पूर्वक चबाना। चूंकि क्या होते हैं, इसमें घाव हो जाते हैं। अगला जो लक्षण आ गया इसका, स्मैकिंग साउंड आती है, बार बार इस तरह से, इस तरह की आवाज करता है, क्योंकि बार बार लार निकलती है मुंह से, जिसे बोलते हैं स्मैकिंग साउंड। यानी मुंह में कैसी आवाज आती है, चप चपाहट, चपचपाहट की आवाज आती है। चरचराहट की आवाज या क्रिपिटेटिंग साउंड आती है बीक्यू में, यहां पर आती है चपचपाहट की आवाज यानी स्मैकिंग साउंड। तो ये लक्षण है, फैलने के ये तरीके हैं, इनसे मल मूत्र सांस चारा पानी संपर्क और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और हवा के द्वारा ये बीमारी फैलती है। लक्षण क्या हुए, चाशनी जैसी यानी रोपी सैलाइवा, फपोले बनते हैं, फपोले फूट जाते हैं, फूटने के बाद बनते हैं छाले, वेसिकल से क्या बन जाता है, छाला या इरोजन बन जाता है। और ये कहाँ कहाँ बनते हैं छाले, खुर पर, मुंह पर, अडर पर, और मुंह के अंदर जीभ और तालुओं पर, खुरों के बीच में जो छाले होते हैं ये फूट जाते हैं। लक्षण क्या क्या हो गए, दो लक्षण ये हो गए, एक तो ध्यानपूर्वक चबाना और एक चपचपाहट की आवाज और एक रूपी सैलाइवा। तो हम बाहर से देख करके बता सकते हैं बिना टेस्ट किए, जिसको बोलते हैं स्नैपशॉट डायग्नोसिस। स्नैपशॉट डायग्नोसिस से हम बता सकते हैं कि ये जो पशु है एफएमडी रोग से ग्रसित है। जब ये पशु जब छोटी अवस्था में होता है, यानी छोटा बछड़ा या इस तरह का पशु होता है, कम उम्र का पशु होता है, तो कम उम्र के पशु में क्या होता है, कम उम्र के पशुओं में मृत्यु दर अधिक होती है। क्या होती है, मृत्यु दर अधिक। इसका कारण यह है, जब पोस्टमार्टम लीजन देखते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं इसका, तो पोस्टमार्टम में कम उम्र के पशुओं में हृदय पर कैसी धारियां दिखाई देती है, टाइगर जैसी धारियां दिखाई देती है, टाइग्रोइड हार्ट। छोटे पशुओं के हृदय को ये प्रभावित करता है, हार्ट को ये प्रभावित करता है ये वायरस। और छोटे पशुओं के हार्ट पर किस प्रकार से टाइगर जैसी धारियां, इस तरह की धारियां दिखाई देती हैं। और कहां दिखाई देती हैं, हार्ट की मायोकार्डियम पर, मायोकार्डियम पर। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मायोकार्डियम जो लेयर होती है, हार्ट की 3 लेयर होती है, सबसे भारी पेरिकार्डियम, बीच वाली मायोकार्डियम जो कि पेशीय स्तर होता है मसल्स का, और अंदर ही अंदर एंडोकार्डियम। इस मायोकार्डियम का क्या हो जाता है, नेक्रोसिस। और नेक्रोसिस के कारण इस पर क्या बन जाती है, टाइगर जैसी या चीते जैसी धारियां। तो चीते जैसी धारियां कब दिखाई देती है, पोस्टमार्टम करने के बाद। और किस में दिखाई देती है, छोटे पशुओं में। तो छोटे पशुओं में इस रोग में मृत्यु दर अधिक होती है। क्या होती है, मृत्यु दर अधिक होती है, यानी मोर्टिलिटी रेट अधिक होती है। किसमें,
छोटे पशुओं में या कम उम्र के पशुओं में। बड़े पशुओं में इस रोग में मृत्यु दर कम होती है। बड़े पशुओं में मृत्यु दर कम होती है। मृत्यु दर कम होती है। और कितनी होती है? 1% के लगभग डेथ होती है बड़े पशुओं में। छोटे पशुओं में डेथ का परसेंटेज ज्यादा होता है। मृत्यु दर को बोलते हैं मोर्टिलिटी रेट। लेकिन एक और दर होती है जिसको बोलते हैं मोर्बिडिटी रेट। मोर्बिडिटी रेट। मोर्बिडिटी रेट किस में ज्यादा होती है? बड़े पशुओं में मोर्बिडिटी रेट ज्यादा होती है। मोर्बिडिटी रेट को बोलते हैं संक्रमण दर। संक्रमण दर। और इस रोग में संक्रमण दर होती है 7%। यानी अगर कोई वायरस के संपर्क में आ गया पशु तो उस पशु में वो बीमारी होगी, लेकिन बड़े पशुओं में मृत्यु दर नहीं होगी। बड़े पशुओं में उत्पादन गिर जाएगा। बड़े पशुओं का उत्पादन गिर जाता है। मोर्बिडिटी रेट का मतलब होता है 100 स्वस्थ पशुओं में कितने पशुओं के बीमारी लगी, तो उसे कहते हैं मोर्बिडिटी रेट। और 100 बीमार पशुओं में कितने पशुओं की मृत्यु हुई, उसे कहते हैं मोर्टेलिटी रेट। 100 बीमार पशु में कितने पशुओं की मृत्यु हुई, जिसे कहते हैं मृत्यु दर। 100 स्वस्थ पशुओं में कितने पशु बीमार पड़े, इसे कहते हैं मोर्बिडिटी रेट या संक्रमण दर। तो ये हमने पढ़ लिया कि टाइग्रोइड हट का दिखना जो है इन पशुओं में मृत्यु का संकेत है। छोटे पशु में मृत्यु हो जाती है टाइग्रोइड हट के कारण। आगे हम बात करते हैं इस बीमारी में और क्या होता है। इस बीमारी का जैसे हम उपचार देखें तो सबसे पहले इस बीमारी में पीपी माउथ वाश है। पीपी माउथ वाश है। तो जो खुर है और जो हूफ है और माउथ है उनको 1% के MnO4 के विलयन से धोया जाता है। और के MnO4 का मतलब पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा। लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट इस वायरस को सीधा नष्ट करती है। यानी के MnO4 इस विषाणु को नष्ट करता है। तो ये एंटीसेप्टिक का कार्य भी करता है और वायरस को नष्ट भी करता है। पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा मुंह में और खुरों में लगाई जाती है। दूसरा है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या की जाती है? एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है घावों को सुखाने के लिए। और एंटीपायरेटिक का इस्तेमाल किया जाता है। दर्द होता है और बुखार होता है। बुखार जो होता है इसमें, इस बीमारी में तीव्र बुखार तो नहीं होता, लेकिन 104 डिग्री से 105 डिग्री तक बुखार हो सकता है। इस बुखार को या फीवर को जो है रोकने के लिए एंटीपायरेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। पेन वाली औषधियां दी जाती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दी जाती है, तो सपोर्टिव थेरेपी दी जाती है। लेकिन मुख्य जो चीज है इसमें हमको याद रखनी है 1% के MnO4 या लाल दवा का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर आपने पशु का उपचार कर दिया तो पशुशाला का भी आप उपचार करिए। पशुशाला का की सफाई करते हैं। जैसे 4% सोडियम हाइपोक्लोराइड से पशुशाला की क्या करते हैं? सफाई करते हैं। पशुशाला की क्या करते हैं? डिसइंफेक्शन करते हैं। 4% सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसके अलावा या 1 से 2% फार्मेलिन का उपयोग करते हैं। यानी विषाणु को नष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों से उस पशुशाला का डिसइंफेक्शन किया जाता है। क्योंकि वायरस जो है बॉडी से स्प्रेड होता रहता है। जो ग्रसित पशु है, बीमारी से ग्रसित पशु है, वो लगातार वायरस छोड़ता रहता है। तो जो जमीन पर गिरे हुए या फोमाइट्स में, जो कपड़ों में या वस्तुओं में, उसके चारे में, पानी में, गोबर में जो विषाणु है उनको मारने के लिए लगातार इसका डिसइंफेक्शन जरूरी है। इस बीमारी की हम वैक्सीन अगर पढ़ें तो वैक्सीन कौन सी है इस बीमारी में? चूंकि ये बीमारी क्या है? विषाणु जनित है। और विषाणु जनित बीमारियों में जो वायरस को लाइव ही दिया जाता है, अधिकांश वैक्सीन बनाई जाती है जो जीवित वायरस के द्वारा या लाइव वायरस के द्वारा बनाई जाती है। तो इस बीमारी में कौन सी वैक्सीन प्रयोग में लेते हैं? FMD में पॉलीवेलेंट टिश्यू कल्चर वैक्सीन
जिसकी डोज होती है 2 ml। आजकल जो वैक्सीन चल रही है डीप इंट्रामस्कुलर, डीप डीप इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है। प्रथम बार कब लगाई जाती है वैक्सीन? प्रथम बार लगाई जाती है 4 माह की उम्र में। जैसे 4 माह का जो पशु है, लार्ज एनिमल है, लार्ज रूमिनेंट है, जैसे बछड़ा है या फिर भैंस का बफेलो काफ है, उसमें 4 माह की उम्र में लगाई जाती है। फिर 6 माह की उम्र में इसे क्या लगाया जाता है? बूस्टर, बूस्टर, बूस्टर। 6 माह की उम्र में क्या लगाया जाता है? बूस्टर। इसके बाद में प्रति वर्ष वैक्सीन लगती है 2 बार, प्रति वर्ष, प्रति वर्ष लगाई जाती है वैक्सीन 2 बार। कब लगाई जाती है भाई? ये लगाई जाती है एक तो सितंबर, सितंबर अक्टूबर में, और दूसरा जो टाइम है इसका लगाने का वो है मार्च अप्रैल में, अप्रैल में। वैक्सीन लगने के बाद 10 से 15 या 15 दिन बाद क्या बन जाती है? एंटीबॉडी, यानी टीकाकरण के, टीकाकरण के, टीकाकरण के कितने दिन बाद? 10 से 15 दिन बाद, दिन बाद क्या बन जाती है? इम्यूनिटी आ जाती है पशु के शरीर में। क्या आ जाती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है, यानी इम्यूनिटी आ जाती है। और बात करते हैं, जैसे इस बीमारी से ग्रसित एरिया है, मान लो यहां पर ये संक्रमण हो गया है, तो इस संक्रमण को बाहर फैलने से रोकने के लिए इसके चारों तरफ टीकाकरण कर दिया जाता है, जिसे बोलते हैं रिंग वैक्सीनेशन। तो रिंग वैक्सीनेशन यानी जैसे ये कोई गांव है, इस गांव में बीमारी फैल रही है, तो इस गांव के आसपास के क्षेत्र में क्या कर दिया जाता है? वृत्ताकार क्षेत्र में रिंग वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन कर दिया जाता है। तो ये क्या हो गया इसमें? टीका, टीका या वैक्सीन। बड़े पशुओं में कभी कभी क्या हो जाता है? गर्भपात हो सकता है। अब इस बीमारी के हम क्या पढ़ लेते हैं? सिक्वेली। सिक्वेली क्या होती है? किसी बीमारी के होने के या संक्रामक बीमारी के गुजर जाने के बाद शरीर में कोई लक्षण, कोई एनाटॉमिकल चेंज रह जाता है, एनाटॉमिकल चेंज रह जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सिक्वेली, जिसे सिक्वेली कहते हैं, जिसे सिक्वेली कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसकी सिक्वेली क्या है। तो एफएमडी रोग की, एफएमडी की सिक्वेली, सिक्वेली, पहली सिक्वेली है कि ये इस बीमारी के दुधारू पशुओं में आ जाने पर दुग्ध उत्पादन घट जाता है। घट क्यों जाता है? क्योंकि यह वायरस एपिथीलियोट्रोपिक होता है, एपिथीलियोट्रोपिक। एपिथीलियोट्रोपिक का मतलब हो गया एपिथीलियम से स्नेह करने वाला या एपिथीलियम को नष्ट करने वाला। जो उपकला ऊतक है या एपिथीलियम है, उपकला ऊतक है जो हमारे शरीर की बाहरी कवरिंग और आंतरिक कवरिंग बनाता है, लेयर बनाता है, अंदर की कवरिंग बनाता है। तो ये इस बीमारी में अंदर की कवरिंग नष्ट होती है, तो उपकला ऊतक को ये वायरस नष्ट करता है। उपकला ऊतक, चूंकि सारी ग्रंथियां हैं, जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनमें उपकला ऊतक पाया जाता है, और उन्हीं ग्रंथियों में से स्तन ग्रंथियां हैं जिनकी इनर लाइनिंग जो है एपिथेलियम से बनी हुई होती है। एपिथेलियम में दुग्ध का संश्लेषण होता है, मिल्क का सिंथेसिस होता है। अब जब ये वायरस एपिथेलियम को नष्ट कर देगा तो दुग्ध का संश्लेषण कहाँ से होगा? इसलिए मिल्क प्रोडक्शन अचानक से गिर जाता है पशु का इस बीमारी में आने से। और मिल्क प्रोडक्शन जरूरी नहीं है कि अगले ब्यांत में भी वापस उतना ही हो जाए। एक बार प्रोडक्शन गिर गया, एक बार कोशिकाएं नष्ट हो गई, तो उसके बाद अगर आप पशु को खुराक नहीं दे पा रहे ढंग से, तो पशु का प्रोडक्शन अगले ब्यांत में भी प्रभावित होता है। कभी कभी पशु में गर्भपात भी हो जाता है, एबॉर्शन भी हो जाता है। तो हम यहाँ इसकी सिक्वेली देख रहे हैं। एक तो दुग्ध उत्पादन घट जाता है। क्या घट जाता है? दुग्ध उत्पादन बहुत ज्यादा घट जाता है। क्यों? क्योंकि ये एपिथेलियम को प्रभावित करता है। दूसरी जो सिक्वेली हुई इस बीमारी की, वो है शरीर पर घने बाल, घने बाल हो जाते हैं। बीमारी के बाद में शरीर पर बहुत ज्यादा मात्रा में बाल उत्पन्न हो जाते हैं,
रोम उत्पन्न हो जाते हैं, और साथ ही साथ पशु को गर्मी ज्यादा लगती है, यानी वो पेंटिंग करता है, हाँफता है। इसलिए इस कंडीशन को कहते हैं हेयरी पेंटर सिंड्रोम। हेयरी पेंटर यानी बाल वाला पशु जो कि लगातार हाँफ रहा है। बीमारी होने के बाद एफएमडी से ग्रसित पशु में बीमारी निकलने के बाद ये वाले लक्षण रह जाते हैं, शरीर पर घने बाल आ जाते हैं और वो उसको गर्मी ज्यादा लगती है, वो हाँफता है। तो इस सिंड्रोम को कहते हैं हेरी पेंटर सिंड्रोम। इस बीमारी में जो खुर होते हैं, खुरों में एक रोग हो जाता है फुट रॉट, यानी फुट रॉट के प्रति ये ससेप्टिबल हो जाता है पशुओं में फुट रॉट या खुरों का सड़ना, जो कि एक बैक्टीरिया से होता है, स्पिरोफोरस नेक्रोफोरस बैक्टीरिया से होता है। तो वो फुट रॉट ज्यादा दिखाई देता है या ज्यादा मिलता है। तो इस बीमारी की क्या क्या सिक्वेली होगी? एक तो प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन घट जाएगा। दूसरी सिक्वेली होगी, शरीर पर घने बाल हो जाते हैं बीमारी के निकलने के बाद। तीसरी जो सिक्वेली है इसकी, फुट रॉट हो जाता है। तो एफएमडी रोग का हम फिर से एक बार वापस से डिस्कशन कर लेते हैं। खुरपका मुंहपका, जो कि भारत में सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान करता है, 20,000 करोड़ का ये घाटा देता है प्रति वर्ष। और पशुपालकों को प्रभावित ज्यादा इसलिए करता है क्योंकि भारत में जो पशुपालक है उनके पशुओं में ये बीमारी होने के बाद दुग्ध उत्पादन घट जाता है और अगले ब्यांत में भी ये प्रभावित कर सकता है। दूसरी बात, एफएमडी जो बीमारी है इसके कई स्ट्रेन पाए जाते हैं, इसलिए इस बीमारी पर नियंत्रण आसान नहीं है। हालांकि एफएमडी सीपी कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है 2014-15 से, लेकिन इस वायरस के कई स्ट्रेन होते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा ओ स्ट्रेन फैलता है, सबसे कम सी स्ट्रेन फैलता है, और साउथ एस सेट 1 सेट 2 सेट 3 और एशिया फर्स्ट, ये विश्व में कई देशों में फैलते हैं। विकसित देशों में ये बीमारी कम पाई जाती है क्योंकि विकसित देशों में हाइजीनिक कंडीशंस भी ज़्यादा मेंटेन की जाती है और स्टम्पिंग आउट पॉलिसी को भी फॉलो किया जाता है। ये बीमारी फैलती है चारे से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, इस तरह से मलमूत्र से, इस तरह संपर्क, किसी भी प्रकार के संपर्क से या फोमाइट से ये बीमारी फैलती है। इस वायरस की क्या है, साइज छोटी है, काफ़ी कम नैनोमीटर का होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। तो ये वायरस छोटा होने के कारण, हल्का होने के कारण हवा में लंबी दूरियां तय करता है। लंबी दूरी तय करने से ये फटाफट एरिया को कवर कर लेता है, इसलिए इस बीमारी को एपिजूटिक एफ्था भी बोलते हैं। इस वायरस का अन्य नाम है पिकोरना वायरस। तो ये एपिजूटिक एफ्था या कॉन्टाजियस एफ्था भी कहलाता है। इस बीमारी के उपनाम है खुरकट, खुरारा, सूगला, फास्ट मूविंग डिजीज। क्योंकि ये बीमारी फटाफट फैलती है इसलिए इसको फास्ट मूविंग डिजीज भी कहते हैं। एफएमडी रोग में क्या क्या लक्षण आते हैं? रोपी सलाइवा या मुंह से चाशनी की तरह लार गिरती है, स्मैकिंग साउंड आती है, चपचपाट की आवाज़, और खुरों और मुंह में फफोले बनते हैं, फफोले बाद में फूट जाते हैं, फूटने से छाले बनते हैं। इस प्रकार से इसके मुख्य लक्षण ये है। छोटे बछड़ों में ये मृत्यु दर ज्यादा करता है क्योंकि टाइग्रोइड हट हो जाता है, उनकी मायोकार्डियम, उनके हृदय की मायोकार्डियम में नेक्रोसिस होने के कारण उनकी डेथ ज्यादा होती है। बड़े पशुओं में इस बीमारी में मोर्टिलिटी रेट कम होती है, मोर्बिडिटी रेट ज्यादा होती है, प्रभावित ज्यादा होते हैं। फिर इसमें ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीपायरेटिक्स का उपयोग किया जाता है। 1% जो केमेनोफोर है, लाल दवा चूंकि विषाणु, एफएमडी के विषाणु को नष्ट करती है, तो लाल दवा का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं टीका की। तो टीके की डोज होती है 2 ml लार्ज एनिमल्स में और 1 ml होती है स्मॉल रूमिनेंट्स में। हालांकि भेड़ बकरी में वैक्सीनेशन कम किया जाता है, लेकिन भेड़ बकरी में ये होती है 1 ml। और लार्ज एनिमल्स यानी बछड़े में या गाय भैंस में, गाय लार्ज रूमिनेंट यानी गाय भैंस में इसकी जो डोज होती है 2 ml, और ये डीप इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है। रिंग वैक्सीनेशन किया जाता है। रिंग वैक्सीनेशन बीमारी फैलने के बाद किया जाता है ताकि बीमारी आउटर में स्प्रेड नहीं हो, एक क्षेत्र में रह जाए। तो इस बीमारी में प्रथम बार जो टीका लगाया जाता है वो 4 माह की उम्र में लगाया जाता है। बाद में हर वर्ष में 2 बार लगाया जाता है, सितंबर अक्टूबर और मार्च अप्रैल में। इस बीमारी में कभी कभी क्या हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, यानी एबॉर्शन हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने एफएमडी बीमारी पढ़ी,
आपको ये वीडियो शायद पसंद आया होगा। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।